परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो कालगणना इस विषय पर है। भारतीय कालगणना, इस आधार पर मैं कुछ वॉल क्लॉक बना रहा हूँ, डिजिटल वॉल क्लॉक बना रहा हूँ, जो 2 या 3 महीने में आपके सामने आ जाएगा। और अ, इस निमित्त से कालगणना इस विषय पर ज्यादा संवाद हो, ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचे, ये उद्देश्य है। और भारतीय कालगणना को अ, प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना, ये एक में मेरा लक्ष्य है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो लोग देखते हैं वो मेरे इन प्रयासों को सपोर्ट करते हैं। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने अभी चैनल नया ही शुरू किया है। हो सकता है मैं टेक्निकली थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली खुद को भी अ, ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। जैसे टेक्निकल अपग्रेडेशन होता है, वैसे खुद को भी और बेहतर बनाने की भी कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी मेरे मेरे वीडियो सुनना अच्छा लगे। और ये कालगणना, इस विषय के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आए। तो हम जो अब ये मेरे पिछले जो वीडियोज़ हुए, वो हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स, मैंने एक वीडियो किया न्यू ईयर की शुरुआत में। न्यू ईयर यानी हम जो अभी जिस वर्षमान पद्धति को हम मानते हैं इन प्रैक्टिस में, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है क्या, और कैलेंडर ये सिस्टम कब से शुरू हुई, और भारत में क्या था, इस बारे में मैंने पिछले 3-4 वीडियोस बनाए। उसमें से 3 वीडियो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर बनाए। सिर्फ ये करना इसलिए जरूरी था कि अ, हमें भारतीय कालगणना के बारे में जानना है। और मैं जो कह रहा हूँ कि भारतीय कालगणना पद्धति को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना है। और ये डेटिंग सिस्टम कैलेंडर का जो है, जो ग्रेगोरियन सिस्टम है, उसकी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। और सांस्कृतिक दृष्टया भी वो गलत लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ये इस बात को मानते हैं। मैं उससे आगे जाकर और कुछ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टया गलत है, या फिर वो कैलेंडर सिस्टम उनका है इसलिए फेंक दो, ये हमारा था इसलिए, इतने छोटे से रीजन के कारण नहीं हो रहा ये। मूलतः कालगणना इस विषय को भारत के विद्वानों ने प्राचीन काल से जिस स्वरूप में देखा है, काल को एक तत्व के रूप में देखा है, उसके बारे में विशाल विशाल चिंतन अवेलेबल है। जबकि कैलेंडर इस ये विषय सिर्फ और सिर्फ प्रशासन व्यवस्था का नियोजन और व्यावहारिक कुछ कार्यों का नियोजन, बस इतना ही है। उसमें काल गणना का संदर्भ नहीं है, खगोल शास्त्र का संदर्भ नहीं है, ऋतु चक्र का भी संबंध नहीं है। फिर भी आज बहुत सारे लोग ऐसे अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम हमारे यहाँ इतना रूटिनाइज हो गया है कि ज्यादातर भारतीय कालगणना पद्धति जो हुआ करती थी, जिसे पंचांग के रूप में आज भी देखा जाता है, उसे बहुतांश लोग भुला ही चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि ये ग्रेगोरियन डेटिंग सिस्टम जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम जो है, वो ज्यादा विज्ञान आधारित है। मैंने ऐसे महान विद्वान देखे हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और साइंस की डिग्रीज है, पीएचडी होल्डर्स है,
किसी परदेशी संस्था में काम करते हैं या हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाने का काम करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है कि ये सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है, वो भी ये ग्रीक फिलॉसफी से भारत को मिला है। अब मैं जब ऐसे पढ़े लिखो लिखे लोगों से जब ऐसी बात सुनता हूँ, तो मुझे उन पर दया आती है कि आप जिन सभी ने ये अब अ, ग्रीको रोमन या ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिस्ट्री के मेरे जो 4 वीडियोज़ देखे, उसमें मैंने एकदम बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है। ज़्यादा अ, उस पर ज़्यादा टाइम भी देना नहीं चाहिए। फिर भी इसकी बेसिक जानकारी के जितनी होनी ज़रूरी है, उतनी देने के लिए मैंने 3 वीडियोज़ बनाए। वो सुनकर क्या आप कह सकते हैं कि ये विज्ञान पर आधारित सिस्टम है? आप अगर जस्ट एक अब 3 वीडियोज़ में मैंने जो कुछ बताया, उसमें जस्ट एक 2-3 मिनट में अगर उसको रिवीजन करें फास्ट फास्ट ट्रैक पर, तो शुरुआत कहाँ से होती है? ईसा पूर्व 753 में रो रोमलस राजा ने रोम इस नगरी की शिलान्यास किया और उसे वो राजधानी बना रहा था और उसने अपना प्रशासन चलाने के लिए 300 दिनों का 300 प्रिसाइजली 304 दिनों का एक वर्षमान बनाया था, जिसमें हर डे फिक्स होता था और कौन से दिन पर क्या करना है। ठंडी के जो 2 महीने होते थे, जिन 2 महीनों में ठंडी के यानी बर्फबारी ही होती थी वहाँ, तो समाज जीवन पूरी तरह ठप रहता था। प्रशासन व्यवस्था भी पूरी तरह ठप रहती थी। सारे काम बंद रहते थे, तो उन दिनों को वर्षमान में ही गिना नहीं जाता था। ये परिस्थिति थी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। उसके बाद रोमनस के बाद जो नुमा पोम्पिलिस नाम का राजा आया, उसने ये जो बिना काम के जाने वाले दिन हैं, उनको भी वर्षवान में स्थान दिया। उसने 28 दिन के और 2 महीने ऐड किए और पूरे 12 महीनों का वर्ष किया। यहाँ पर भी उन दिनों को भी गिना जाना चाहिए, इसलिए अ, बस इतना ही रेफरेंस था। उसमें कोई भी ग्रह गणित नहीं है या ऋतु चक्र का कुछ अध्ययन है वगैरह, ऐसी भी कुछ बात नहीं। सबसे पहले अगर कोई उल्लेख आता है तो मेटॉन नाम का एक तत्वज्ञ था, ईसा पूर्व 433 में। उसने पहली बार ये कहा कि अ, चंद्र की जो फेजेस होती है, मून की फेजेस जो होती है, चंद्र की कलाएं जो होती है, उस आधार पर, पूर्णिमा के आधार पर अ, उसने यानी चांद्र व्यवस्था की तरफ वो इशारा कर रहा था कि इस तरह वर्ष की गणना होनी चाहिए। ऐसे कुछ विचारवंत थे, लेकिन प्रशासन व्यवस्था, राजसत्ता अ, उस उन विचारों को राजाश्रय नहीं मिलता था और जनाश्रय भी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। ईस्वी सन पूर्व 50 यानी जूलियस सीजर के पीरियड में भी अ, ये सप्ताह की पद्धति नहीं थी या फिर अ, उन दिनों मैंने मेरे पहले 3 वीडियोस में डिटेल्स बताया गया है कि कितनी कितनी सामान्यतः से दिनों को गिना जाता था। ये आइडेस यानी पूर्णिमा का दिन, आइडेस के पहले वाला ये दिन, आइडेस के बाद वाला ये दिन, आइडेस, नॉनेस वगैरह इस टर्म्स में बोला जाता था। बाकी ज़्यादा कुछ उसमें महीनों की रचना तो वो नुमा पोम्पिलिस ने कर दी थी। उसकी जगह
ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब जूलियस सीज़र 19 ईसा पूर्व 49 49 सही शब्द है, 49 ईस्वी ईसा पूर्व 49 49 इस वर्ष में इजिप्ट में गया था, वो भी अ, पॉम्पी नाम के अपने ही रोमन सरदार को पराभूत करने के लिए। उस रोमन सर पॉम्पी ने अ, अ, शरण लिया था इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया में जाके। तब वो फेमस स्टोरी आपको मालूम रहेगी क्लियोपैट्रा की। क्लियोपैट्रा के प्रेम में वो उन उसके साथ अफेयर हो गया और उस बहाने से 3-4 महीने इजिप्ट में रहना हुआ जूलियस सीजर का। तब वहां पर उसे पता चला कि वर्षमान पद्धति जो है वो अपने हिसाब से नहीं चलती है। तब तक अ, रोम में जब नया प्रतिनिधिमंडल, जिसे वो काउंसिल कहते थे, नया प्रतिनिधिमंडल स्थापित हो जाता था, तब नया वर्ष शुरू होता था और आगे जितने दिन वो प्रतिनिधिमंडल चलता रहता था, वो काउंसिल तय करता था कि कौन से दिन पर नए वर्ष की घोषणा करनी है। यानी उस काउंसिल के मत पर था। और काउंसिल इसलिए थी कि अ, सामाजिक और प्रशासनिक चीजों को नियोजन करने के लिए काउंसिल थी। यानी कि लोगों से कर कैसे लेना है, टैक्सेशन कैसे कलेक्ट करना है, कौन से दिन पर करना है, कर्जा अगर किसी को दिया है तो उसका ब्याज कब लेना है, उसका प्रीमियम अमाउंट कब लेना है, वगैरह वगैरह। या अ, समाज में कोई अगर सीकिंग जस्टिस, यानी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, न्याय मांग रहा है सरकार से, तो उसने भी किस दिन आना है, ये काउंसिल तय करती थी। उसके दिन तय करने के लिए कैलेंडर यूज होता था। इसको नैसर्गिक नियमित घटनाओं से जोड़कर फिक्स करना चाहिए, ये संकल्पना भी जूलियस सीजर को जब वो इजिप्ट में रहा तब समझ में आई। ये ईसा पूर्व 48-49 की बात है। और उससे वो बहुत ही प्रभावित हुआ। तब इजिप्ट का कैलेंडर जो था वो सौर कैलेंडर था, सूर्य की गति पर आधारित था। तब उसने इजिप्ट के कुछ लोगों को खगोल शास्त्री लोगों को रोम में बुला लिया और अपने यहाँ के कुछ कुछ विद्वानों को इकट्ठा कर कर इस पर नई वर्षमान पद्धति शुरू करने की बात की, कि जो वर्षमान पद्धति सूर्य के आधार पर डिफाइन होगा कि कौन सा डे कौन सा है। तब से लीप वर्ष की शुरुआत हुई। यानी अ, उस समय के गणित अनुसार 365.25 डेज में एक साल पूरा होता था, सूर्य का एक चक्कर पूरा होता था। और ऐसे 4 साल में एक दिन ज्यादा होता है, तो 365 दिन के 3 साल और 366 दिन वाला चौथा साल, इस तरह लीप वर्ष की गणना हुई। अब आप यहाँ पर सोचिए कि ये जूलियस सीजर के टाइम में है, ईसा पूर्व 45 की बात है। इस पद्धति से सूर्य की गति पर आधारित पहला कैलेंडर जूलियस सीजर ने लागू किया। वो जिस दिन उसने लागू किया, उस दिन को नाम दिया गया 1 जनवरी ईसा पूर्व 45। अभी अब यहाँ पर सोचने वाली बात ऐसी है कि अगर समझो मैं कोई नई वर्षमान पद्धति प्रस्थापित करना चाहता हूँ कि सबसे नई, चलो ये नई पद्धति से हम वर्ष गणना शुरू करते हैं। तो अगर मैं कोई नई वर्ष गणना शुरू कर रहा हूँ, तो उस वर्ष गणना पद्धति को सबसे पहले मैं एक नाम दूंगा। और दूसरा कि पहले वर्ष को एक ये आंकड़ा
संख्यावाचक आंकड़ा भी दूँगा ना, कि समझो मेरा नाम विनायक है, तो वैनायकी कालगणना समझो, कि आज से शुरू करनी है, तो आज 1 जनवरी वैनायकी वर्ष 1 ऐसे होगा ना। तो ये जूलियस सीज़र ने जो कैलेंडर शुरू किया, उसका नाम भी नहीं है। अब कोई अगर कैलेंडर शुरू करता है, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि 45 साल के बाद जीसस के नाम से जो कैलेंडर शुरू होने वाला है, उसके पहले वाला ये 45वाँ साल है। ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे बहुत शंकाएँ अ, ली जा सके, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। अब इस पर भी बहुत सारी चर्चा करनी है मुझे, लेकिन लगता ऐसे है कि इस इस सारी चर्चा पर ये गलत है, ये तो मालूम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 2-3 पॉइंट्स सिर्फ आपको बता दूँ मैं इस वीडियो में, कि ऐसी बहुत सारी डाउट लेने वाली जगह हैं कि अगर जूलियस सीज़र ने कोई कैलेंडर शुरू किया नया, तो उसका नाम क्यों नहीं है? तब या तो 1 जनवरी ईसा पूर्व 45 जो हम बोलते हैं, उसको वो रोमन ही रखता तो भी कम से कम रोमन 1 ये तो उस साल का नाम होता ना। ऐसा नाम नहीं होता कि ईसा पूर्व 45। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, और ये गड़बड़ मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आगे चल के बताता हूँ आपको। उसके बाद भी, जूलियस सीज़र के बाद भी उसका नेक्स्ट अ, इमीडिएट सक्सेसर जो है, जो जूलियस के बाद ये बना, वो गैयस ऑक्टावियस, और उसको खिताब दिया गया ऑगस्टस का, इसलिए वो ऑगस्टस सीज़र के नाम से जाना जाता है। ये कैलेंडर लागू करने के बाद 1 डेढ़ साल में जूलियस सीज़र की मृत्यु हो गई, और उसने इतना बड़ा काम किया, इसलिए उसके सम्मान में 5वें महीने को उम, जुलाई नाम दिया गया, उसके नाम से दिया गया। एक्चुअली वो रोमन कैलेंडर के हिसाब से 5वां महीना आता है, और नई वर्ष गणना पद्धति जो शुरू की गई 1 जनवरी को पहला महीना पकड़कर, उस हिसाब से वो 7वां महीना आता है। अब ऑगस्टस सीज़र के वक़्त में भी, अब 1 डेढ़ साल में जूलियस सीज़र की मृत्यु हो गई, तब ये जो अ, विद्वत मंडल था, अ, जो ये कैलेंडर प्रमाणित करता था, जूलियस सीज़र के गुज़रने के बाद इस विद्वत मंडल को ये भी नहीं पता था कि लीप वर्ष की गणना 3 साल में करनी है या 4 साल में करनी है। विद्वत मंडल की ये अवस्था है। क्या ये संभव है कि बाकी का ग्रह गणित, खगोल शास्त्र वगैरह तो ये सब भूल ही जाओ आप। इस रोमन साम्राज्य के जूलियस सीज़र के कैलेंडर फॉर्म करने वाली समिति के लोगों को, उस विद्वत मंडल को ये नहीं पता है कि लीप वर्ष 3 साल में 1 लेना है या 4 साल में 1 लेना है। तो जूलियस ने तो कहा था कि 4 साल में 1 लीप वर्ष होगा, तो फिर भी इनको ठीक से पता नहीं था, तो इन्होंने 3 साल में 1 लेना शुरू किया। और ये बात जब ऑगस्टस सीज़र के समय में किसी को समझ में आई कि नहीं, लीप वर्ष 4 साल में होना चाहिए, तो ऑगस्टस सीज़र ने उसमें फिर से उसको दुरुस्त किया। कुछ उसने अ, कुछ 15 साल ऐसे थे कि उस उन 15 सालों में लीप वर्ष की गणना ही नहीं की उसने, क्योंकि हर 3 साल बाद एक ज़्यादा माना गया था, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अगले 15 साल लीप वर्ष गिना नहीं गया, और ईस्वी सन 8 इस साल से फिर लीप वर्ष माना जाने लगा।
ये अवस्था ऑगस्टस सीजर के टाइम है, यानी कि ईसवी सन 12। अब ठीक है, ये ईसवी सन शुरू किया, ईसवी सन से गिनना है कि 1 जनवरी 1, इसका रेफरेंस भी कि उस वर्ष को 1 क्यों मानना है? तो उस वर्ष में हुई ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना है क्या? नहीं है। उनके हिस्ट्री में है क्या? नहीं है। कोई प्राकृतिक घटना ऐसी मेजर कोई हो कि जिस जिस काल से आगे का काल गिना जाए? कोई नहीं है। कोई खगोलीय ग्रहों का योग ऐसे बना हो कि उसके बाद का कुछ अलग से वर्षमान माना जाए, ऐसा भी नहीं है। ये खगोल शास्त्र वगैरह तो इनका भी कुछ पता ही नहीं। ये ये अवस्था है ईसवी ईसवी सदी के 12वें साल में। उसके बाद भी अ, वो 200-300 साल तक यही कालगणना ऐसे ही चलती रही। ईस्वी सन 312 में वो 12 या 20 अभी याद नहीं आ रहा। मेरे वीडियो में मैंने एग्ज़ैक्ट डेट दिया है वो कि ईस्वी सन 312 में ये कॉन्स्टेंटिनस जो था, जिसने खुद को ऑगस्टस सम्राट घोषित कर दिया था रोमन साम्राज्य का, और रोमन साम्राज्य के कुछ भूभाग को अ, कब्जा कर, यानी कि वो उस समय का बाइजेंटाइन था। आज का जो तुर्कस्तान है, टर्की, वो बाइजेंटाइन हुआ करता था, और जो जिस शहर को उसने राजधानी बनाया, उस शहर का भी नाम बाइजेंटाइन था। तो कॉन्स्टेंटिन कॉन्स्टेंटिन का ये कहना था कि यहाँ पर मैं रोम से भी बेहतर नगरी बनाऊंगा। तो उस हिसाब से उसने वहां पर राजधानी अपनी डेवलप करना शुरू किया था, और उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसके सम्मान में उस शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल किया, जिसको आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। अब ये कॉन्स्टेंटिन ने उसमें और 2 सुधार किए कि सप्ताह पद्धति, और पहली बार ये जूलियन कैलेंडर में, या ग्रीको रोमन कैलेंडर कहिए, उसमें सप्ताह पद्धति पहली बार इंट्रोड्यूस की गई। एक्चुअली सप्ताह पद्धति अ, यहूदियों में थी, ऐसा कहा जाता है। मुझे एक्चुअली यहूदी कैलेंडर हिस्ट्री भी बहुत क्यूरियोसिटी है, कुछ-कुछ पढ़ा है मैंने, लेकिन अभी इतनी जानकारी नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट करूँ। लेकिन ठीक है, ये अगर कह रहे हैं कि यहूदियों में थी ये सप्ताह पद्धति, उनसे ले ली। यहूदियों में सैटरडे, शनिवार को सब्बात का दिन कहा जाता था, और शनिवार-रविवार ऐसे नोमेनक्लेचर हुआ है, यानी कि सप्ताह पद्धति उनके पास थी। तो उनमें से सप्ताह पद्धति को अडॉप्ट किया इस ग्रीको रोमन कैलेंडर में, और उस वक़्त भी 312 में कॉन्स्टेंटाइन ने धर्म परिषद बुलाई थी, ना कि कैलेंडर परिषद बुलाई थी। यानी कि, और तब तक क्रिश्चियनिटी का हाल बहुत ही बुरा था। जो क्रिश्चियन मतावलंबी था, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था रोमन साम्राज्य में। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन, जब ये बाइजेंटाइन में उसने ये कॉन्स्टेंटिनोपल शहर बसाने की शुरुआत की, पूरी विजय पाने के बाद, तब वो भी कुछ इंक्लाइन हो रहा था क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करने में। इसलिए क्रिश्चियनिटी के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर, उसका सॉफ्ट कॉर्नर होता था, इसलिए क्रिश्चियनिटी, इस अ, संप्रदाय को राजाश्रय मिला, और तब से क्रिश्चियनिटी का एक्चुअल प्रसार हुआ। तब तक क्रिश्चियनिटी बहुत ही कम लोगों तक पहुंची थी, यानी जीसस क्राइस्ट भी बहुत कम लोगों को पता थी। और
फिर भी जिनको पता थे, जो फॉलो करने की कोशिश करते थे जीसस को, उनको प्रताड़ित किया जाता था रोमन साम्राज्य में। तो जीसस क्राइस्ट अ, जिस दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ, यानी उनको अब यहाँ पर जूइश ये सप्ताह पद्धति को देखा है। सप्ताह पद्धति रोमन कैलेंडर में तब तक नहीं थी, ईस्वी सन 320 तक। लेकिन ईस्वी सन 320 में ये इस धर्म परिषद में जो कॉन्स्टेंटाइन ने बुलाई थी, उसमें बैठ के ये चर्चा की जाती है कि जीसस क्राइस्ट को शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया था, क्रूसीफाई किया गया था। और वो तीसरे दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीसरा दिन आता है, तो उनका स्वर्गारोहण का दिन रविवार आता है। तो उस समय भी डेटिंग सिस्टम इनका ठीक नहीं था इतना कि उ- यानी कि जीसस क्राइस्ट के बारे में डेट का सही से पता नहीं था। अन्यथा अगर रोमन कैलेंडर चलता ही रहता तो डेट तो पता ही होना चाहिए कि हाँ, जो कुछ डेट रहेगा उसमें अगर सुधार होता है तो उन सुधारों के हिसाब से उस डेट को देखा जाता है। लेकिन अगर रोमन कैलेंडर चल रहा था तो रोमन कैलेंडर के हिसाब से उसकी डेट डेट तो होनी चाहिए कि हाँ, भाई सो एंड सो, समझो 10th ऑफ मार्च, जूलियन ईयर, थर्ड, फोर्थ या 10th, 20th, जो कुछ रहेगा वो इस दिन को उनको क्रूसीफाई किया गया। वो डेट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने जो धर्म परिषद बुलाई थी उसमें बैठकर ये चर्चा होती है कि शुक्रवार के दिन हुआ था। और उस धर्म परिषद में पहली बार ये संदर्भ आया कि वसंत संपात बिंदु, वर्नल इक्विनॉक्स का की बात पहली बार उस कैलेंडर सिस्टम में आई कि उस धर्म परिषद में इस बात पर चर्चा हुई कि जूलियस सीजर ने इजिप्ट से जो अ, सूर्य के सूर्य के चलन पर आधारित कालगणना को प्रस्तावित किया। उसका रेफरेंस ये है कि सूर्य वर्ष के किसी विशिष्ट दिन पर विशिष्ट बिंदु पर होता है पृथ्वी की सापेक्षता में। उसे वसंत संपात ये भी हमारा नाम है, भारतीय नाम है। वसंत संपात वगैरह ऐसा कुछ कंसेप्ट वहां पर नहीं था। तो ईस्वी सन 320 में वो बिंदु आता, सूर्य का वसंत संपात बिंदु पर होना 21 मार्च इस दिन को होता था उस वक्त के कैलेंडर के हिसाब। तो उन्होंने इस धर्म परिषद में ये डिक्लेयर किया कि ईसा मसीह का, यानी जीसस क्राइस्ट का जो स्वर्गारोहण हुआ वो 21 मार्च के बाद आने वाली पौर्णिमा जो होती है, उस पौर्णिमा के बाद के रविवार के दिन को उनका स्वर्गारोहण हुआ था। इसलिए ईस्टर संडे 21 मार्च के बाद आने वाली पौर्णिमा के बाद के पहले रविवार को होगा। डेट भी नहीं है। अगर 21 मार्च को वसंत संपात बिंदु पर फिक्स होता है सूरज, ये भी अगर उनको पता है तो ईस्टर संडे, ईस्टर इस त्योहार का डेट भी फिक्स करने आना चाहिए। हाँ, अगर पौर्णिमा से संदर्भ संबंधित है तो पौर्णिमा तो उस महीने में कभी भी, हाँ, यहाँ पर ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि तब तक वो आइडेस मानते थे, पौर्णिमा को मानते थे। और सौर गति के अनुसार तो कैलेंडर जूलियस सीजर के टाइम से शुरू था।
तो ये बीच के 300 सालों में इन दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या है, इस बात का भी किसी को पता नहीं चला। वैसे तो पौर्णिमा के हिसाब से भी डेज के नॉमेनक्लेचर थे उनके पास के कैलेंडर्स, नॉनेस, आइडस, ये 3 नाम थे। या यानी कि कैलेंडर्स यानी प्रतिपदा तिथि कह सकते हैं यहाँ, कि पहला दिन महीने का। नॉनेस यानी कि नवमी या अष्टमी का दिन, और आइडेस यानी पूर्णिमा। और इन 3 रेफरेंसेस को बाकी के डेज को डिफाइन किया जाता था कि आइडेस के बाद वाला 5वां दिन या आइडेस के पहले वाला तीसरा दिन। बाकी दिनों का नाम नहीं था, सप्ताह की पद्धति नहीं थी। सप्ताह की पद्धति ईस्वी सन 320 में अडॉप्ट की। और उसके बाद ये 320 में धर्म परिषद मूलतः इस ईस्टर के दिन को पक्का निश्चित करने के लिए की गई थी, और उस संदर्भ में क्रिश्चियनिटी की जो नियमावली है उसको कैलेंडर में कैसे बिठाना है, यानी कि कौन से दिन को क्या होगा। ईस्टर फिक्स किया, चलो अब सामूहिक प्रार्थना का महत्व है क्रिश्चियनिटी में, तो सामूहिक प्रार्थना का दिन रविवार रहेगा। तो अगर सामूहिक प्रार्थना करनी है तो कामों पर छुट्टी होनी चाहिए, तो रविवार को छुट्टी का दिन तब से शुरू हुआ, ईस्वी सन 320 से। इसमें भी इस सारी धर्म परिषद में सारी की सारी चर्चा क्रिश्चियनिटी की मान्यताओं को कैलेंडर सिस्टम में, जूलियन कैलेंडर में एक फिक्स जगह देना, इतना उसका महत्व है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी इस विचार को प्रस्थापित करना है, ये उद्देश्य है। उसके बाद 1000 साल तक यही कैलेंडर चलता रहा, और पहली बार सन 1275 में, अब मैं फ्लो में बात कर रहा हूँ, आप पहला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं अ, हर साल का बताया मैंने सामने, ये क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रख के स्लाइड आपके सामने है, और वो मैंने पढ़ा है सिर्फ। सन 1275 में रॉजर बेकन नाम का कोई तत्वचिंतक था। उसने पहली बार ये कहा कि कॉन्स्टेंटाइन के टाइम, कॉन्स्टेंटाइन के वक्त में सूर्य 21 मार्च को जिस बिंदु पर होता था, उस बिंदु पर अब इस काल में 11 मार्च को ही सूर्य आता है। तो उस हिसाब से हमारे कैलेंडर में बदलाव होना चाहिए, ऐसा पहली बार रॉजर बेकन ने चर्च को सुझाव दिया पोप के पास। लेकिन ये चर्च वगैरह इन लोगों ने माना नहीं, क्योंकि धर्म की बात है ये। सन 1275 के बाद लगभग 300 साल बीच-बीच में कोई-कोई लोग पोप के पास प्रस्ताव लाते गए कि कैलेंडर में कुछ बदलाव करना चाहिए, इस हिसाब से आना चाहिए। आप जो कहते हैं कि 21 मार्च के दिन को वसंत संपात दिन पर सूर्य होता है। वसंत संपात ये हमारा शब्द है। वर्नल इक्विनॉक्स शब्द भी उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने के बाद न्यूटनियन एरा के बाद वर्नल इक्विनॉक्स ऐसा शब्द पहली बार प्रयोग किया गया है। अब इस धर्म परिषद में या रॉजर बेकन के समय में उस बिंदु को ये रोमन लोग क्या बोलते थे ये मुझे पता नहीं है। फिर भी ठीक है, उनको पता था, ऐसे हम समझ लेते हैं। और एकदम ही किसी को बुद्धू नहीं समझना चाहिए कि इनको कुछ नहीं आता था। ऐसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। कि हो सकता है मालूम हो, लेकिन उसको शब्द प्रयोग क्या करते थे ये पता नहीं।
तो 1275 के बाद 1572 तक बीच-बीच में अनेक विद्वानों ने, विचारवंतों ने, अ, ये खगोल का निरीक्षण करने वाले लोगों ने अनेकों बार चर्च के पास प्रस्ताव दिया था कि कैलेंडर में सुधार करना चाहिए। वो किसी न किसी बहाने वो टलता रहा। कभी पोप ने सुना नहीं, कभी अलग-अलग चर्चेस के पादरियों में एकमत नहीं हुआ, क्योंकि ये विषय सिर्फ कैलेंडर का नहीं था, धर्म निर्णय का विषय था ये। कि अगर 21 मार्च के दिन को हम बदलते हैं, तो 21 मार्च से तो हमने ईस्टर को जोड़ दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, तो सामाजिक ढांचा बदल जाएगा क्रिश्चियनिटी का। और अ, धर्मगुरु, पोप जो कह धर्मगुरु कहना गलत है उनको, पोप, प्रमुख, चर्च का प्रमुख, अ, उनका अपमान हो जाएगा, उनके शब्द की कोई वैल्यू नहीं रहेगा जाएगी समाज में। इसलिए इन प्रस्तावों को ठुकराया गया, टाला गया, या कभी-कभी कोइंसिडेंटली वो हो नहीं पाए। लेकिन सन 1572 में पहली बार अ, पोप ग्रेगरी 13 इसने कैलेंडर सुधार के लिए समिति बनाई और सक्सेसफुली उसमें अमेंडमेंट्स किए। और उसने जो अमेंडमेंट्स किए उस हिसाब से उस उस पोप का नाम ग्रेगोरी था, इसलिए ये जो हम अभी कैलेंडर यूज करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। अब ये सब हिस्ट्री जानने के बाद, अब ये मैं पिछले 10-15 मिनट से जस्ट एक रिवीजन किया कि 3 वीडियोस में हमने क्या-क्या देखा था। इसके डिटेल्स उस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ये सब हिस्ट्री देखने के बाद कहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कहीं पर कुछ विज्ञान पर आधारित है, प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है, ऋतु चक्र पर आधारित है, या खगोल विज्ञान से संबंधित है, कुछ भी नहीं। फिर भी यहाँ बैठकर कुछ लोग और पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि अ, इन ऐसे लोगों ने जिनको ईस्वी सन 312 में भी धर्म परिषद करते वक्त ये पता नहीं था कि वसंत संपात बिंदु क्या होता है, उसका चलन वार्षिक गति किस गति से होता है, सप्ताह पद्धति क्या होती है, चांद्र मास क्या होता है, चांद्र तिथि क्या होती है, ये पूरा पूरा सूर्य का मंडल क्या होता है, क्रांति वृत्त क्या होता है, ये ईस्वी सन 312 में बैठ के जिस अ, विद्वत मंडल को ये इतनी बेसिक सी चीजें मालूम नहीं है, उस संस्कृति ने सूर्य सिद्धांत में आने वाले कुछ सिद्धांतों को उस संस्कृति से लिया गया है, ऐसा कहने वालों पर हंसे नहीं तो और क्या करें। और इसमें कभी हंसी आती है, कभी रोष भी आता है, कभी उन पे दया भी आती है। तो कैसे माने कि इस हाल में जो कैलेंडर रिफॉर्म कर रहे हैं, जिनका ऋतु चक्र से कुछ संबंध नहीं है, खगोल शास्त्र से कुछ संबंध नहीं है, महीने के दिन समान नहीं है, इस महीने में 31 दिन क्यों है? क्योंकि ये ऑगस्टस हमारे सबसे महान राजा के नाम का महीना है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा दिन होने चाहिए, इसलिए 31 दिन है। फेब्रुअरी में 28 दिन क्यों है? नहीं, वो पता नहीं। जूलियस से पहले इस तरह जिन्होंने कैलेंडर फॉर्म किया है, क्या ये सही कालगणना है? ये सोचना पड़ेगा। और ये क्यों सोचना पड़ेगा? मैं जो कह रहा हूँ कि भारतीय कालगणना को फिर से प्रस्थापित हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि
अगर हम संस्कृति पुनरुत्थान की जो बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु के उसका जो स्वाभाविक स्थान है विश्व गुरु होने का, उस पर पुनः प्रस्थापित करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति को उस परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, परम वैभव तक इस स्वराष्ट्र को पहुंचाना चाहते हैं। जो सनातन में हमें समझता है कि कभी उस ऊंचाई पर ये संस्कृति हुआ करती थी। बीच के ये पिछले 1000 साल में वो बहुत ही उम, पिछड़ गया है कुछ हमारा समाज, भंग सा हो गया। तो उसे फिर से एकत्रित करना है। ऐसी सारी जिनकी प्रेरणाएँ हैं, हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि कालगणना अब अभी देखिए कि ये कालगणना ये शब्द प्रयोग मैं जब करता हूँ, तभी सभी को ये बिल्कुल फीलिंग आता है, जो सनातन संस्कृति का है, कि कालगणना, काल इस विषय को भारत ने किस परिप्रेक्ष्य में देखा है? काल को एक तत्व माना गया है। काल की अलग-अलग तरह से व्याख्याएँ की गई है। सांख्य तत्वज्ञान में अलग है, बौद्ध मत से अलग है, वैदिक जो षड दर्शन है, सांख्य, मीमांसक वगैरह, इनमें अलग-अलग रूप से उनको देखा है। जैन तत्वज्ञान में काल को अलग तरह से देखा गया है। अ, योग शास्त्र में कुछ अलग ही रूप में उसको देखा गया है। तो काल इस विषय का 2 तरह से वैश्विक रूप में और प्राकृतिक मानवी बुद्धि के परिप्रेक्ष्य से दोनों तरह से उसको देखा गया है। एक तत्व के रूप में उस पर चिंतन किया गया है। उस पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है और इस सारे विचार के आधार पर उस काल के खंडों को गिनने की कोई सिस्टम बैठाई गई है कि जो सृष्टि चक्र से सुसंगत है। अब ये जो मैं पिछले 2 मिनट में भारतीय काल विचारक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें से इतनी सीधी बात क्या ये यूरोपियन कैलेंडर सिस्टम में है? यूरोपियन ये रोमन, ग्रीको रोमन या जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए है। तो क्या ये भारतीय समाज के लिए उपयोगी है? ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात कि जैसा मैंने अभी कहा कि काल इस विषय में इतनी गहनता से विचार भारत में हुआ है, बहुत प्राचीन काल से हुआ है। तभी तो इसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं कि सबसे प्राचीन फिर भी नित्य नई नूतन, ऐसे ऐसे सनातन की व्याख्या की जाती है। यहाँ पर अ, महत्वपूर्ण बात यह है कि अ, काल इस तत्व को सृष्टि निर्माण का आद्य स्पंद माना गया है कि अब सृष्टि निर्माण का आद्य स्पंद जो है, सृष्टि निर्माण के जो मूल कारण जो है, उन कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है। उसको अगर हम इतने गलत तरीके से अ, सिर्फ एक मेजरेबल क्वांटिटी की तरह देखेंगे, तत्व की तरह नहीं देखेंगे, तो सृष्टि रचना के बहुत सारे रहस्य हमें समझ में नहीं आएंगे। और जो रहस्य इस सनातन संस्कृति के विद्वान लोगों ने अ, खोज निकाले थे, उनका अगर उस संस्कृति को अगर हमें
प्रस्थापित करना है, तो उन्होंने जो आविष्कार किए, जिन विद्या, कला, शास्त्रों का निर्माण किया, उन शास्त्रों को, उन विद्याओं को, उन कलाओं को फिर से पुनरुज्जीवित करने का साधन एकमेव है कि हम इस भारतीय कालगणना को फिर से समझने लगे। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि हर शास्त्र, विद्या, कला, हर आविष्कार में काल तत्व का संदर्भ कैसे आता है, इस बात पर हर विषय के बारे में काल का संदर्भ क्या है, इसके मैं अलग-अलग वीडियोज़ बनाऊँगा। यानी कालगणना और योग शास्त्र, कालगणना और षड्दर्शन, कालगणना और शिल्प शास्त्र, कालगणना और आयुर्वेद, कालगणना और संगीत शास्त्र, ऐसे कुछ अगले वीडियोज़ बनाऊँगा मैं। ये संदर्भ में जब आपके सामने रखूँगा, तब मुझे विश्वास है कि आपको भी लगेगा कि नहीं, ये कालगणना सबसे जल्द से जल्द हमें प्रस्थापित करनी ही चाहिए। तो आज का वीडियो मैं सिर्फ मेरे पिछले वीडियोज़ का एक क्या कहते हैं उसे, सारांश निकालने के लिए खर्च किया। तो यहाँ से आगे हम भारतीय कालगणना के बारे में कुछ अ, जैसे अभी जैसे बताया कि एक-एक संदर्भ में कालगणना क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पंचांग की पंचांग में जो टर्मिनोलॉजी और नोमेनक्लेचर यूज़ होता है, उसके बारे में मैं कुछ अ, बताने की कोशिश करूँगा। अ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अ, बहुत अच्छे खासे अभ्यासक हो, अध्ययन करने वाले हो सकता है मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग होंगे। मेरा ये दावा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ स्टडी किया है वगैरह, लेकिन प्रयास उस दिशा में है मेरे। अगर आप में से कुछ लोगों ने इसमें अध्ययन किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अ, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें और जो सपोर्टर्स हैं, उनको फिर से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अ, मैं जो घड़ी बना रहा हूँ, वो जल्द से जल्द आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।